हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। गेहूँ का मामा किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बिस खपरा, सेकेंड ऑप्शन है फेलरिस माइनर, थर्ड ऑप्शन है हजार दाना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं बिस खपरा की। तो जो बिस खपरा होता है, इसको हम लोग गधा पूर्ण भी बोलते हैं। और बात करते हैं इसकी पत्तियों का, तो जो इसकी पत्तियों का उपयोग होता है वो सर्पदंश, यानी जब सांप काट लेता है तो उसके इलाज में इसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग करते हैं। बात करते हैं इसकी जड़ों का, तो इसकी जड़ों का उपयोग जब शरीर में सूजन होता है तो उस वक्त हम लोग इसकी जड़ों का उपयोग करते हैं। बात करते हैं फेलरिस माइनर की, तो जो फेलरिस माइनर यानी जिसको हम लोग गांव की भाषा में जई बोलते हैं, तो जो फेलरिस माइनर है एक गेहूं का मामा कहलाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं फेलरिस माइनर जो है इसका टेस्ट वेट कितना होता है। तो जो फेलरिस माइनर होता है इसका टेस्ट वेट जो होता है वो 2 ग्राम पर 1000 सीड होता है, यानी 1000 सीड के दाने में इसका जो वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। वो अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं गेहूं की, क्योंकि यहाँ पे गेहूं के मामा की बात हो रही, तो हम लोग गेहूं की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो जो गेहूं है इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम होता है, यानी 1000 दाने में 40 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। और बात करते हैं हजार दाना के, तो जो हजार दाना है इसका जो वानस्पतिक नाम है ये फाइलेंथस निरूरी है। फाइलेंथस निरूरी, इसको हम लोग भूमि का आंवला भी बोलते हैं। भूमि का आंवला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सेम आंवले की पत्तियों जैसी दिखाई देती हैं। और यह जो हजार दाना होता है यह बारिश के मौसम में हम लोग को दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि गेहूं का मामा किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, फेलरिस माइनर, यानी जई को हम लोग गेहूं का मामा बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंचाई तकनीक से, सेकंड ऑप्शन है कृषि सब्सिडी से, थर्ड ऑप्शन है एक प्रकार की मशीन, फोर्थ ऑप्शन है एक प्रकार का कर। तो जो ब्लू बॉक्स का संबंध होता है वो कृषि सब्सिडी से होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कौन सी अनाज वाली फसल को दुनिया का सबसे पुराना अनाज माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन है धान, थर्ड ऑप्शन है जौ, फोर्थ ऑप्शन है मक्का। तो दुनिया का मतलब फसलों वाली अनाजों में दुनिया का सबसे पुराना अनाज कौन सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। जो जौ है ये दुनिया की सबसे मतलब पुरानी अनाजों वाली फसल मानी जाती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और अगर बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे सबसे पुरानी फसल कौन सी मानी जाती है, तो वो गेहूं होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी जो फसल है वो जौ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बाजरे में वसा की कितनी मात्रा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 से 4%, सेकेंड ऑप्शन है 1.5%, थर्ड है 4.7%, फोर्थ है 1.9%। तो बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, तो जो 3.4% सॉरी 3 से 4% जो है ये
मक्के में वसा पाई जाती है। मक्के में जो वसा की मात्रा होती है वो 3 से 4% होती है। अगर बात कर लेते हैं 1.5 की, तो गेहूं में जो वसा की मात्रा होती है वो 1.5% पाई जाती है। अगर बात कर लेते हैं बाजरा की, तो बाजरा में जो वसा की मात्रा पाई जाती है वो 4.7% वसा की मात्रा पाई जाती है। अगर बात कर लेते हैं ज्वार की, तो ज्वार में जो वसा की मात्रा पाई जाती है वो 1.9% वसा की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि बाजरे में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। रागी का बीज दर कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर, सेकेंड ऑप्शन है 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर, थर्ड है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, फोर्थ है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर जो होता है ये संकुल मक्के का बीज दर होता है। संकुल मक्का मतलब यानी जो हम लोग नॉर्मली घरों में मक्का लगाते हैं। इस संकुल मक्के का बीज दर होता है। बात कर लेते हैं संकर मक्के की, तो इसका जो बीज दर होता है ये 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर होता है। हम लोग लगभग जितने भी मतलब संकर किस्म की जातियां होती उनका जो बीज दर होता है वो काफ़ी कम रखते हैं, लेकिन जो मक्का होता है, संकर मक्का होता है, इसकी बीज दर हम लोग थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इनके बीज की साइज़ जो होती है, सीड की साइज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इसलिए इसकी वजह से हम लोग को इसके मतलब जो बीज का बीज दर होता है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसका जो मतलब 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर है ये संकर मक्के की बीज दर है। बात कर लेते हैं बाजरा की, तो जो बाजरा का बीज दर होता है वो 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर होता है। और बात करते हैं रागी की, तो जो रागी का बीज दर होता है वो 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चावल है, फर्स्ट ऑप्शन है एस डी पी, सेकेंड ऑप्शन है एल डी पी, थर्ड ऑप्शन है डी एन पी, फोर्थ ऑप्शन है एम डी पी। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। एस डी पी यानी इसका जो मतलब होगा वो शॉर्ट डे प्लांट होगा, और एल डी पी लॉन्ग डे प्लांट। बात करते हैं डी एन पी की, डे न्यूट्रल प्लांट। अगर बात करते हैं एम डी पी की, तो मिड डे प्लांट होता है इसका मतलब। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है। तो शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें फसल में जब पुष्पन होता है तो पुष्पन के टाइम मतलब जिनमें वो लाइट का जो लाइट होता है उसका मतलब काल जो होता है वो कम से कम 12 घंटे से कम होना चाहिए। पुष्पन के दौरान जो प्रकाश का टाइम होता है वो 12 घंटे से जब कम होता है तो उसको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। यानी जिन पौधों में प्रकाश की मात्रा 12 घंटे से कम होती है उसको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। बात कर लेते हैं लॉन्ग डे प्लांट की, तो जिन पौधों में पुष्पन के समय प्रकाश की जो मात्रा होती है वो 12 घंटे से अधिक होती है उसको हम लोग लॉन्ग डे प्लांट बोल देते हैं। और अगर बात कर लेते हैं डे न्यूट्रल प्लांट की, तो जिनमें लगभग सेम पुष्पन के समय ना तो बहुत ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरे की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट बोल देते हैं।
तो यहाँ पे बात करते हैं कि चावल है, यानी चावल क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, शार्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है या मिड डे प्लांट है। तो जो चावल होता है ये शार्ट डे प्लांट होता है, यानी इसके पुष्पन के लिए जो मतलब लाइट की ज़रूरत होती है वो 12 घंटे से कम होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए शार्ट डे प्लांट की, तो लगभग जितने खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो शार्ट डे प्लांट होती हैं। और बात कर लेते हैं लॉन्ग डे प्लांट की, तो जितने लगभग रबी के सीजन में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। और जितने जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जायद में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे चावल की बात हो रही कि चावल खरीफ का प्लांट है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, शार्ट डे प्लांट। और यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि चावल की मतलब दो ऐसी और वैरायटियाँ हैं जो कि डे न्यूट्रल प्लांट होती हैं, जिसमें कि पहला नाम जो है पद्मा और दूसरा नाम जया है। ये दोनों को छोड़कर बाकी चावल शार्ट डे प्लांट होती हैं। जया और पद्मा जो वैरायटियाँ होती हैं चावल की, ये डे न्यूट्रल प्लांट वाली वैरायटियाँ होती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, शार्ट डे प्लांट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चावल में कितने प्रतिशत नमी पर कटाई करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 12%, सेकेंड है 13%, थर्ड है 15%, फोर्थ है 20%। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। 10 से 12%। जो धान वाली फसलें होती हैं, सॉरी जो गेहूं की फसलें होती हैं, उनका जो हम लोग भंडारण करते हैं, ना कि कटाई के दौरान की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही भंडारण के दौरान की। जब हम लोग उसको मतलब खेत से काट के फसल को ले आके मतलब इकट्ठा रख देते हैं, भंडारण कर देते हैं, तो वो इसकी नमी यहाँ पे मेंशन की गई है कि मतलब 10 से 12% जो है वो गेहूं की मात्रा रखी जाती है भंडारण के दौरान। और बात कर लेते हैं अगर 20% की, तो जब चावल की कटाई होती है तो उस समय उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो 20% होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही कटाई के दौरान, ना कि भंडारण के दौरान। तो चावल की जो कटाई की जाती है उस समय जो मतलब नमी की मात्रा होती है वो 20% होती है। अगर बात मतलब की जाए कि एग्जैक्ट, तो 18 से लगभग 25% होती है। तो ऑप्शंस में मतलब हम लोग को 20% है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और अगर बात कर लेते हैं अनाजों में दलहनी वाली जो फसलें होती हैं उनका जो भंडारण होता है वो लगभग 10 से 12% पे उनका भंडारण हो जाता है। और अगर दलहनी फसलों की बात की जाए, तो जो दलहनी फसलें होती हैं उनका जो भंडारण होता है वो 8 से 10% पे होता है। वो अगर बात करते हैं तिलहनी और मसाले वाली फसलों की, तो इसका जो भंडारण होता है वो 6 से 8% पे होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही थी कि चावल में कितने प्रतिशत नमी पर कटाई करते हैं, यानी कटाई के दौरान की बात जो नमी हो रही है उसकी हो रही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है वो कर्नाटक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार जो है ये मक्का उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है। अगर बात कर लेते हैं बंगाल की, तो बंगाल तो हम लोग को सभी को पता होगा कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन बंगाल में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कॉफ़ी उत्पादन का सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज
आलू में ब्लैक हेड किसकी कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी से, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन की अधिकता से, या थर्ड ऑप्शन है 0 अंश पे अधिक समय पर रखने पर, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मतलब आलू में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हम लोग कभी कभी कुछ आलू को जब काटते हैं तो उसके दौरान देखते हैं कि आलू के अंदर मतलब गोल सा मतलब काला सा हम लोग को मतलब कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं, तो उसी को हम लोग ब्लैक हेड बोलते हैं। तो एक किसकी कमी से होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की अधिकता की। तो जो नाइट्रोजन की जब अधिकता आलू में हो जाती है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसकी अधिकता जब आलू में हो जाती है तो वो हेलो हर्ट मतलब नाम का एक बीमारी हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं 0.0 अंश से अधिक समय तक रखने पर, तो इसमें क्या होता है, चिलिंग इंजरी आ जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही कि आलू में ब्लैक हर्ट किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। आयरिश फेमाइन ऑफ आयरलैंड किस सन में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1845, सेकेंड ऑप्शन है 1770, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं आयरिश ऑफ फेमाइन की। तो आयरिश ऑफ फेमाइन आयरलैंड में 1848 में आया एक प्रकार से बहुत बड़ा अकाल माना जाता था। इसके पीछे की मेन वजह थी कि जो आयरलैंड के लोग थे उनका जो सबसे ज़्यादा मतलब डिपेंड थे जिस खाने पे, वो आलू पे डिपेंड थे। तो 1848 में इनके आलू में एक बीमारी लगी थी जिसको हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं। तो यह मतलब किसके कारण होता है? तो यह फाइटोपिथोरा इन्फेस्टिस फंगस के कारण होता है। तो मतलब इसमें इतना ज़्यादा मतलब बीमारी लगी कि वहाँ की जो फसलें थी सारी फसलें मतलब एकदम नष्ट, पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो वहाँ पे मतलब जो मेन सोर्स खाने का था वो आलू था। जब आलू ही मतलब पूर्ण रूप से मतलब वहाँ पे ख़त्म हो गई तो वहाँ पे खाने का अकाल पड़ गया। तो इससे मतलब भारी संख्या में वहाँ में लोगों को मतलब भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी को हम लोग आयरिश फेमाइन ऑफ आयरलैंड बोलते हैं। ये आलू में मतलब बहुत खतरनाक बीमारी लग जाने की वजह से जो आलू की फसलें थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिससे वहाँ पे भूखमरी पैदा हो गई थी। तो भूखमरी के कारण वहाँ पे बहुत अधिक लोगों की जान चली गई थी। तो यह किस सन में हुआ था? तो यह 1845 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और बात कर लेते हैं 1770 की। तो 1770 में हम लोग एक नाम सुने होंगे, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे मतलब जो टेरर ऑफ बंगाल था उसमें क्या था कि जो मतलब चावल थी, चावल की पत्तियों में राइस ब्राउन स्पॉट मतलब पड़ जाने की वजह से वहाँ की जो मतलब चावल की प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत हद तक मतलब कम हो गई थी, जिससे वहाँ पे भी बंगाल में जो क्या है, चावल मतलब खाने का जो मतलब सबसे अच्छा स्रोत है या मुख्य भोजन अगर बोला जाए तो चावल ही है। तो वहाँ चावल की फसलों में मतलब काफ़ी बीमारियाँ मतलब लग गई थी, जिसके कारण चावल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे भी अकाल आ गया था। तो यहाँ पे बात की जा रही आयरिश फेमाइन ऑफ आयरलैंड किस सन में हुआ था? तो ये 1845 में हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। आलू की सुषुप्ता अवस्था को किसके द्वारा तोड़ते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1% HCl के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है H2SO4 के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है 1% थायोयूरिया के द्वारा, फोर्थ है CH3OH के द्वारा। तो जो आलू में सुषुप्ता अवस्था होती, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि धान की सुषुप्ता अवस्था को कैसे तोड़ते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आलू की सुसुप्तावस्था जो है उसको कैसे तोड़ते हैं। सुसुप्तावस्था के बारे में एक बार फिर बात कर लेते हैं कि सुसुप्तावस्था वह अवस्था होती है जिसमें मतलब चाहे वो फ्रूट्स हो, सीरियल्स हो, अनाज हो या फिर मतलब वेजिटेबल हो, उसमें उसके अंदर के जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो नेचुरल एंजाइम होते हैं, वो सब काम करते रहते हैं। उन सब काम करने के बावजूद भी मतलब जो उनमें अंकुरण होता है, अंकुरण की क्षमता होती है, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। तो उसी अंकुरण क्षमता को लाने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसको हम लोग सुषुप्ता अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही कि आलू की सुषुप्ता अवस्था, तो आलू की जो सुषुप्ता अवस्था होती है इसको हम लोग 1% थायोयूरिया में जिब्रेलिक एसिड के साथ 10 ppm की घोल में डालकर उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, आलू की जो सुषुप्ता अवस्था होती है वो टूट जाती है और उसमें से अंकुरण होने लगता है। अगर बात कर लेते हैं H2SO4 की, तो ये धान की सुषुप्ता तोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 1% थायोयूरिया होता है जो आलू की सुषुप्ता अवस्था को तोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रैसिका जुनेसिया, सेकेंड ऑप्शन है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय सरसों है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ब्रैसिका जुनेसिया होता है। अगर बात कर लेते हैं ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस की, तो ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस जो होती हैं ये सरसों की येलो और ब्राउन प्रजाति होती हैं। तो यहाँ पे बात भारतीय सरसों के वैज्ञानिक की नाम जो है उसकी हो रही, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हेलियंथस इनस, सेकेंड ऑप्शन है कथरामुस टिंक्टिरियस, थर्ड ऑप्शन है क्यूमिनस साइमिनस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है सूरजमुखी के वैज्ञानिक नाम की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, हेलियंथस इनस। वो अगर बात करते हैं कथरमुसस टिंक्टिरियस की, तो ए मतलब जो कुसुम होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर बात कर लेते हैं क्यूमिनस साइमिनस की, तो ए मतलब जीरे का वैज्ञानिक नाम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 जुलाई, सेकेंड ऑप्शन है 16 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 16 सितंबर, फोर्थ ऑप्शन है 5 जून। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस के। तो जो 16 जुलाई है, 16 जुलाई को हम लोग ICAR दिवस मनाते हैं। ICAR दिवस मनाते हैं। वो अगर बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस की, तो जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात कर लेते हैं 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को हम सभी को पता होना चाहिए कि इसी दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं 5 जून की, तो 5 जून को जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही विश्व खाद्य दिवस की कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने KVK हैं? KVK का मतलब होता है कृषि विज्ञान केंद्र। तो फर्स्ट ऑप्शन है
721 kb के। बात कर लेते हैं 69 kb के। थर्ड ऑप्शन है 44 kb के। फोर्थ ऑप्शन है 39 kb के। तो जो भारत में प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो केबीके की संख्या है वो 721 है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल केबीके की संख्या कितनी है, तो वो 69 है। यानी उत्तर प्रदेश में जो केबीके की संख्या है वो 69 है। और अगर बात करते हैं 44 केबीके की, तो जो राजस्थान है, राजस्थान में जो केबीके की संख्या है वो 44 है। और बात करते हैं 39 केबीके की, तो बिहार में जो केबीके की संख्या है वो 39 है। और एक बात और हम लोग कर लेते हैं कि भारत में जो पहला केबीके कहाँ पे बनाया गया था। तो जो भारत में पहला केबीके बनाया गया था वो पांडुचेरी में 1974 ईस्वी में बनाया गया था। यानी भारत का जो पहला केबीके था वो 1974 में पांडुचेरी में बनाया गया था। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत में कुल कितने केबीके हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी भारत में प्रेजेंट टाइम पे 721 केबीके हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। चलो, बाय बाय।